तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर ललित आपके समक्ष और आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ बेहतरीन प्रश्न। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या। विदाउट डिले, देर नहीं करेंगे, सीधा पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके आपके पास होंगे, इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी करिएगा और मुझे जल्दी से आंसर दीजिएगा, थोड़ा हेल्प मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, अगर x आपके सामने लिखा है तो x बराबर आपके सामने क्या लिखा है, √3 प्लस 2, तो आप इसमें x के साथ इसका क्यूब कर लें, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का क्यूब। अब जो भी यहां पर निकलेगा, आपने इसका वैल्यू निकाला, जो भी इसका वैल्यू आपको मिलेगा आप उसकी हेल्प से x³ मिलेगा, फिर उन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। तरीका नंबर 1 ये है। तरीका नंबर 2 स्मार्ट बताता हूं। अगर आप चाहें तो x इज इक्वल टू कितना है, √3 प्लस √2। अगर मैं आपके सामने बोलूं 1/x कितना हो जाएगा, आपने कहा √3 प्लस √2। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूं x माइनस 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस 1/√3 प्लस 2। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल परिमेय नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 प्लस 2। ठीक है ना। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, अब देखो इसको स्क्वायर खोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपने कहा कि सर ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 माइनस का 1/√3 प्लस का 2, ये तो हो जाएगा। आपने कहा ओके, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, आपने कहा 3 प्लस का 2 प्लस 4 √3 माइनस का 1/√3 प्लस 2। अब 3 2 5 में से 1 गया 4, तो 4 प्लस 4√3 √3 प्लस 2। अब इसको आप परिमेयकरण कर लो, तो √3 माइनस 2 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, ये हो गया देखो 4 प्लस 4√3 इंटू √3 माइनस का √2 अपॉन, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 यहाँ बच जाएगा, माइनस का 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो तरीका नंबर 2 यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4√3, इसको करें तो 4√2, ये क्या हो जाएगा 4 3 12, ये क्या हो जाएगा 4√6 अपॉन माइनस का 1। अब हो गया सवाल, तो देखो 4√3 4√2 12 4√6। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस वाली माइनस बन जाएंगी और आपका सवाल, आपको ये संख्या मिल जाएगी x माइनस 1/x। अब इसका क्यूब कर लो। तो तरीके बहुत सारे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको ही कर देता हूं जिससे कि आपको और आसानी रहे। दोनों तरीके बता दिए हैं, इसको प्रोसीड आगे करिएगा। इसको मैं डिटेल में बता देता हूं। अगर ये x लिखा तो मैंने पहले x³ निकाला, √3 प्लस √2 का होल क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आपने कहा सर इसमें क्या मिलेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसका क्यूब निकालता हूं तो यू विल गेट दिस वैल्यू। कर लेते हैं, पहले का क्यूब प्लस √2 का क्यूब प्लस 3 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √3 प्लस का √2, तो ये हो गया 3√3, इसका हो जाएगा प्लस 2√3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 18, तो 3 3 9, 3 3 9 27√2, 3 3 9 √3 √2 प्लस 3 √6।
ये आ गया। अब इसको देख लो, 3 और 2 5√3 और 2√3 सॉल्व कर लें तो कितना आ गया। आपने सॉल्व कर दिया इसको, देन यू विल गेट √9 प्लस का √11, 9√2 प्लस का 9√3 प्लस का 11√2। ओके, अब ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपको x³ मिल गया तो क्या करेंगे, 9√3 11√2 का क्यूब माइनस 1/9√3 प्लस का 11√2। बस अब इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि यही तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू दिस क्वेश्चन। आपको करना है, आराम से कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। तो x समझ में आया, x³ मैंने आपको बताया है और वैल्यू निकल गई और आंसर क्या आया, दैट इज 22√2। कर लेंगे भाई, सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, एक और सवाल, सॉल्यूशन तो आगे बढ़ जाएगा। ओके, एक और सवाल, बढ़िया सा सवाल आपके सामने है। यदि 2a-3 का स्क्वायर प्लस 3b-4 का स्क्वायर प्लस 6c-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, गुड इवनिंग आकांक्षा, तब आपको बताना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, पूजा करने गए थे, कोई बात नहीं है, आप पूजा अच्छी रही होगी। तो सवाल देखेंगे क्या मिलेगा इसका आंसर, 2a-3 स्क्वायर 3b-4 स्क्वायर प्लस 6c-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तब आपको बताना है इसका वैल्यू क्या है। अब देखो, इस सवाल को करने के आपको ABC निकालना है। तो शायद मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी आप इस तरह का सवाल करेंगे यू विल गेट द आंसर इजीली, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलेगा। जी, प्रणाम 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 सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात, देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो सिंपल थ्योरी समझना, अगर आप इसमें a का ऐसा वैल्यू पुट कर दो जिससे कि ये 0 बन जाए, क्योंकि मुझे 0 लाना है, तो मुझे a का वैल्यू ऐसा पुट करना जो 0 बन जाए। अगर मैं इस a की जगह 3/2 पुट कर दूं, देखते रहना, अगर इस a की जगह मैं 3/2 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, आपने कहा 2 × 3/2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 0 बन जाएगा ना। तो हमें इस a का वैल्यू कैसा पुट करना जो ये 0 बन जाए, इस b का वैल्यू ऐसा पुट करना जो ये 0 बन जाए, तो ये होगा 4/3। इस c का वैल्यू ऐसा पुट करना है ये 0 बन जाए, आपने कहा c का वैल्यू क्या पुट करूँ मैं 0 बन जाए, क्योंकि 6c, तो क्या करेंगे, आपने कहा सर 1/6। बात समझ में आ रही सबको, नमस्कार। क्या किया मैंने, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम a का वैल्यू पुट करेंगे 3/2, क्योंकि ये ब्रैकेट 0 बन जाएगा, ऐसे ही सबको 0 बना लो, तो यहाँ पर आपको सीधा ABC का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या मिला आपको 3/2, अभी मैंने बताया। b का वैल्यू क्या मिला, आपने कहा 4/3, और c का वैल्यू क्या मिला 1/6, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस है इक्वेशन में, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, क्योंकि ये माइनस है तो भाई यहाँ पर ये प्लस, इनको प्लस करिएगा तब सवाल का उत्तर आएगा सही। ये प्लस है सारे, ओके। तो अब क्या करें, ये माइनस का, ये माइनस का, तो आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू माइनस का 4/3 और c इज इक्वल टू माइनस 1/6। तरीका शॉर्टकट है ये, इससे आराम से कर लोगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब आप ये वाला काम करेंगे कि 2a-3 इज इक्वल टू 3b प्लस का 4 इज इक्वल टू 6c प्लस का 1। अगर ये तीनों बराबर होंगे तभी इस केस में 0 बन सकता है, तो आप इसका वैल्यू 0 के बराबर मान के करेंगे, तब इसका आप आंसर निकाल लेंगे। 3a माइनस कैसे निकालेंगे, 2a-3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3/2, जो मैंने डायरेक्ट निकाल के बताया आपको। ऐसे b का निकालेंगे तो b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3, जो मैंने डायरेक्ट निकाल के बताया। तरीका वही है, आप ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो। अब आपके सामने ABC का वैल्यू पूछा है, उसने मुझे बोला है कि मुझे बताओ इसका वैल्यू। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं भाई a प्लस b प्लस c, तभी तो क्यूब आएगा। तो क्या होगा, आपने कहा 3/2
माइनस का 4/3 माइनस का 1/6, तो 6 इसका एलसीएम आया, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और माइनस का 1, 9 माइनस का 9/6 बराबर 0/6, तो 0, यानी a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं जोड़ता हूं तो 0 के बराबर है। अब उसने बोला है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर दो। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का करता हूं तो क्यूब, तो यानी ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल क्यूब करेंगे इट विल बी 0। तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो आपने कहा कि सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो ऐसे बन गया भाई a प्लस बी प्लस सी का क्यूब 0 माइनस का 0 अपॉन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा? 0। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात? सवाल थोड़े से हो सकता है आपकी तरफ बढ़ जाएं, मजबूती हो जाएं, ठीक है ना। और मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आपको बता दें, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब करते हैं तो क्या होता है, मैं लिख देता हूं। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो वो एक कंडीशन में 0 है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसका वैल्यू भी इसी के बराबर है अगर ये 0 है, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है, दैट इज 0। तो राइट ऑप्शन विल बी 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सवाल आसानी से हो जाएंगे। एक और आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो बताओ। क्वेश्चन है 1740 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 बराबर सी का 0.75 है। तदनुसार सी को कितने रुपए मिले? देखते हैं जवाब क्या मिलेगा आपका। 1740 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 भाग बी के 0.6 और सी के 0.75 बराबर है, तीनों आपस में। तो तदनुसार सी को कितने रुपए मिले ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आसान है, आसानी से करेंगे और मुझे उम्मीद है इस सवाल में कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। इस आसान सवाल है, आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। इसका आपको अनुपात बताना है, तो और अनुपात निकालना है पहले, फिर आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी, मैं समझा देता हूँ। देखो, उसने बोला है ए का, यानी ए का 0.5 किसके बराबर है? बी के 0.6 के, किसके बराबर है? सी के 0.75 के। ये तो दिया उसने, ये आपस में बराबर है ना। यही तो दिया उसने कि इसके बराबर है, तो मैंने लिख दिया ये बराबर है। ये आगे क्यों हो जाता है पता नहीं, ये बराबर मिला। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो भाई देखो, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो खुद देखो भाई 0.5 तो 1/2 होता है ना। अगर मैं 0. पहले दशमलव हटा देते हैं, इसको दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? आपने कहा कि सर इसके नीचे भी 10 आएगा, इसको हटाएंगे क्या आएगा? इसके नीचे 100 आ जाएगा। यही तो है, हाँ कि ना भाई? यही तो होगा। आपने कहा बिल्कुल होगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 बार कट गया, इसको देखें तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, इसको देखें तो 25 × 75, 25 चौके 100। यानी ये क्या हुआ? a/2 इज इक्वल टू बी गुणा 3/5 इज इक्वल टू सी गुणा 3/4। आप सभी जानते हैं जब कोई भी रेशो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो नीचे लिखा है वही उसका अनुपात बन जाता है, जो नीचे लिखा है वही उसका अनुपात बन जाता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a/2 इज इक्वल टू b/5/3, क्योंकि जब इसकी गुणा करोगे 3 ऊपर चला जाएगा। बराबर लिख सकता हूँ c गुणा 4/3, c/4/3। बात तो वही है ना भाई, ये ऊपर चला जाएगा तो मुझे a b c का वैल्यू मिलेगा। तो a का अनुपात कितना हुआ? 2, b का वैल्यू कितना? 5/3, c का वैल्यू 4/3। तो कितना हुआ? a का वैल्यू 2 अनुपात में है, b का वैल्यू 5/3 के अनुपात में है, c का वैल्यू 4/3 के अनुपात में। आगे का अनुपात निकाले तो क्या होगा? 2:5/3:4/3। अब 3 तो इसका एलसीएम ले सकते हैं ना आप, तो क्या हुआ? 6:5:4। तो यानी a/b/c कितना है? 6:5:4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको अनुपात निकालना था। अब उसने बोला है c को कितने मिले। भाई c का अनुपात तो 4 है,
तो मैं निकाल सकता हूँ c का अनुपात 4 है, तो मैंने क्या काम किया, कुछ भी नहीं। तो भाई अगर मैं सवाल को यहाँ सॉल्व करूँ तो यू विल सी क्या होगा, c का अनुपात 4 है तो कितने रुपए थे 1740, c का अनुपात 4 था और टोटल अनुपातिक योग कितना हुआ 6 4 10 15, 15 से डिवाइड कर देते हैं तो 15 एकम 15 बचे 2, 24 15 एकम 15 बचे 9, 15 छक्का 90, 16 चौका 464 रुपये। तो राइट ऑप्शन क्या है 464, ऑप्शन नंबर डी। आंसर नहीं कर पा रहे कोई भी, क्या बात है भाई, सवाल इतने मुश्किल लग रहे हैं क्या? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं आज कि सवाल मुश्किल हैं क्या, आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो रहा है भाई जो आप लोग जवाब नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं और सवाल देखकर जा रहे हैं, सिर्फ 6 लाइक हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप ऐसे करोगे हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं आसानी से इन सवालों को आपको करा पाऊंगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो आप लोग भी सपोर्ट करें, समझे चीज़ों को और उसके आंसर देते रहें। बेसिक सवाल थोड़ा सा टफ है, मैं मान सकता हूँ कि थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी तो आपको करने हैं, तभी तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत बनेगी, है ना। चलो एक और सवाल देखते हैं फिर आगे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। चलो, 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है। पहली व अंतिम संख्या का औसत 4 है, तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर है? हाँ, ऐसे आंसर मिलने चाहिए। सवाल टफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने तो आप ही को हैं। अगर एग्जाम में आएंगे तो करेंगे तो आप ही ना, मैं तो करूँगा नहीं ना, आपको ही करने हैं। हाँ, ऐसे देते रहो आंसर, बिल्कुल जागते रहो और लाइक करते रहो। लाइक में इतनी कंजूसी क्यों है? 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2, तो मैंने 3 संख्याएं मानी, सपोज वो a, b और c हैं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसने बोला पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, यानी अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ तो a + b बटा 2 बराबर 2, क्योंकि औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, है ना। उसने बोला और अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तो b + c कितना हुआ, b + c का औसत निकालोगे तो कितना? उसने बोला 3 है। उसने बोला पहली और अंतिम संख्या a और c, इनका औसत कितना है? उसने कहा 4 है। तो उसने सबके औसत बताए, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई a + b क्या होगा? आपने कहा 2 दूनी 4, b + c कितना हो गया? आपने कहा 6, और c + a कितना हो गया? आपने कहा 8। यही तो वैल्यू है। उसने बोला तीनों संख्याओं का औसत, अगर मैं तीनों को जोड़ूं, इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा ऐड करने पर? आपने कहा a + b + b + c + c + a = 6 4 10 और 8 18। ठीक है, सबको जोड़ें तो क्या होगा 2a + 2b + 2c, 18 2 कॉमन निकाला आपने, तो a + b + c = 18। तो भाई a + b + c = कितना हुआ 18/2, दैट इज 9। तो तीनों का टोटल, अगर आप तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो तीनों का टोटल कितना है? 9 है। और औसत कैसे निकालते? कुल योग बटे कुल संख्या कितने? 3, तो 3 तिया 9, तो उन तीनों का औसत कितना होगा? तो कितना होगा? दैट इज 3। वो शायद 4 बजे होती है। रोहिताश क्लियर है? तो राइट ऑप्शन 3। आप लोगों बड़े शांत हैं आज, बड़े शांत हैं। क्या सवाल इतने मुश्किल हैं कि आप लोग सवाल को कर नहीं पा रहे हैं? भाई जल्दी से करो, जब तो पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है। ऐसे तो शांत रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो गड़बड़ हो जाएगी ना सवालों में। आप तो डर गए, सवाल भारी लगते हैं तो डर जाते हैं क्या? मेहनत से करते समझते एक और सवाल लेते हैं। चलिए ये रहा, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो ये 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल है। देखते हैं, किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से, यानी उसकी कुछ पहले स्पीड होगा, उस स्पीड से आपने उसको 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो 300 किलोमीटर की जो यात्रा जो कर रही थी उसको पूरा करने में 2 घंटे का समय कम लेती है। तो बस की पहली वाली चाल कितनी थी? देखो, उसको दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बाई बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले बता देता हूं मैं, आप सभी जानते हैं स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो उसने बोला इसकी सामान्य चाल जो रही और इसकी जो चाल थी 5 किलोमीटर अधिक वाली, इन दोनों में टाइम का डिफरेंस 2 घंटे थे। ये तो मतलब है,
मतलब यही तो है, 2 घंटे का अंतर था। बोले हाँ जी। तो मैंने देखा इसकी सामान्य चाल कितनी है, सामान्य चाल दी है ना, तो यानी इसमें लगा समय, जो सामान्य में लगा समय था और जो 5 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा थी उसमें लगे समय में अंतर 2 घंटे का है। तो सामान्य चाल मैंने माना बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका कितना टाइम लिया इसने t1। आपने कहा कि सर टोटल डिस्टेंस 300, स्पीड x। आपने कहा अच्छा दूसरी बार में कितना लिया, आपने कहा t2 टाइम 300 इसकी स्पीड थी और स्पीड कितनी हुई x किलोमीटर प्रति घंटे की, वो थी 5 और बढ़ गई x + 5 हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, आपने कहा ओके। तो यानी अगर मैं इस वाली टाइम से इस वाले टाइम को घटाऊं तो मुझे कितना आंसर मिलना चाहिए, मुझे आंसर मिलना चाहिए 2 घंटा। तो मैंने घटा दिया। तो अगर मैं t2 से t1 को कम करता हूं तो 2 घंटा आना चाहिए। अब t2 कितना था, आपने कहा 300 बटा x + 5 माइनस t1 कितना था, आपने कहा 300 बटा x बराबर 2। आपने एलसीएम लिया x × x + 5, क्या बचा, तो 300x माइनस का ये क्या हुआ, आपने x से x कट गया तो 300 गुणा x + 5 बराबर 2 घंटा। अब इसको ओपन कर दें, ये क्या हो जाएगा 300x माइनस 300x माइनस का 1500 बराबर 2 × x × x + 5। 300 से 300 कट गया। अब क्या बचा, ये इसकी गुणा अंदर कर देते हैं, ये क्या बचा, ये बचा 2x² + 5 2 × 10, 2 छोड़ दो ना, 7 ऐसे ही रहने दो बस इसको। चलो हम गुणा क्यों करें, x × x + 5 = माइनस का 1500 बटा 2 750। क्या हुआ, x² + 5x, इसको भी धर लिया है, 750 = 0। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब इसके फैक्टर कर लो, अब इसके फैक्टर कर लो। अब फैक्टर कैसे करें, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। फैक्टर क्या करें, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मुझे इस फैक्टर करके बताओ, तो वे फैक्टर कैसे करेंगे। शायद मैंने आपको ये बताया फैक्टर कैसे करते हैं, इट में भी पॉसिबल कि आप आसानी से फैक्टर कर सकते हैं इसके, है ना। चलो करते हैं फैक्टर। एक मिनट, ये माइनस था ना, ओके। हाँ ओके, क्लियर है। तो इसको -750 था, मैंने प्लस क्यों कर दिया, तो 30 गुणा 25 फैक्टर हो जाएंगे इसके। 30 25 गुणा करो 25 750, तो x² + 30x माइनस का 25x माइनस का 750, x + का 30, 25 बाहर निकाला तो x + का 30। अब क्या बना, x माइनस का 25 और x + का 30 बराबर 0। तो स्पीड क्या आई, x बराबर 25 और x बराबर माइनस का 30। अब माइनस तो स्पीड होती नहीं है, तो x बराबर 25 है, तो यानी जो उसकी स्पीड है वो 25 किलोमीटर होनी चाहिए। उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो 25 किलोमीटर थी। तरीका नंबर 1, ठीक है ना। तरीका नंबर 1 समझ में आया। अब तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। तरीका नंबर 2 भी समझ लो। अगर मैं आपको इसको ऑप्शन से कराऊं तो ये तो समझ में आया कैसे किया है। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो समझने की कोशिश करो। मैंने पहला ऑप्शन पकड़ा 25 किलोमीटर, उसकी नॉर्मल स्पीड थी पहले वाले, तो वो 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लेगी। आपने कहा 300 किलोमीटर में 25 का डिवाइड कर दिया, तो 25 × 150 12, तो 12 घंटे लेगी। समझ में आ रही बात भाई। मैंने पहला ऑप्शन चूज किया और मैंने 300 किलोमीटर की दूरी थी 25 घंटे में तय कर रही थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, टाइम लगा 12 घंटा। अच्छा अगर इस स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता, तो आपने कहा 25 में 5 बढ़ा दी तो स्पीड कितनी बन जाएगी 300। अब वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, आपने कहा 10 घंटा। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले वाले में दूसरे वाले में 2 घंटे का अंतर है ना, तो बस यही ऑप्शन सही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, चॉइस आपकी है। सवाल कैसे करना ये आपको समझना है। बस अगर आप थोड़े स्मार्ट है तो बेसिक से भी करेंगे, एडवांस से भी करेंगे और ऑप्शन से भी करेंगे। इसी तरह से आपको मजबूती लानी है। सवाल कितना आसान था, अगर आप इसको करना चाहें तो सवाल मुश्किल नहीं है, प्रश्न मुश्किल नहीं है, बस आपको करना सही से आना चाहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ये गुणज होंगे। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 3 is 99. These will be what? These multiple will be what?
क्या होंगे ये मल्टीपल? 3 के 3 क्रमागत गुणज, 3 के 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल हैं, उन सबको जोड़ोगे तो 99 आता है, योग 99 है। तो इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर उसने बोला है अगर मैं पहला संख्या x मानता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं लगातार संख्या गिनूं तो x, दूसरी वाली कितनी, x - 1, सॉरी क्रमागत x + 1 x + 2, यही तो हो जाएंगे। अगर मैं क्रमागत की बात करता हूं, क्योंकि वो 3 के मल्टीपल है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी सब में, यही तो बनेंगे। तो 3 मल्टीपल बने, इन सबको जोड़ दो तो कितना हुआ, आपने कहा 3x प्लस का 3x प्लस का 3 प्लस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 99। तो क्या हुआ, 3 3 6 और 3 9, x प्लस का 9 99, 9x इज इक्वल टू 90, x बराबर 10। तो x का वैल्यू 10 है। तो पहला वाला मल्टीपल कितना बना, 3x था ना, तो आपने कहा 30। दूसरा वाला कितना बना आपने कहा 3 और x + 1 11 या 33। नेक्स्ट 12 या 36। तो ये फैक्टर आ गए। तरीका नंबर 1 करने का, सी ऑप्शन 30 33 36, बहुत बढ़िया। तरीका नंबर 2 आप कैसे कर सकते थे, आप एवरेज का यूज कर सकते थे। उसने बोला 3 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत लगातार है, उनका योग 99 है, तो उनका औसत कितना होगा, आपने 99 में 3 का डिवाइड कर दिया, आपने कहा 33 इनका औसत होगा। और जब क्रमागत संख्याएं होती तो मिड वाली जो या ये वही इसका एवरेज होती है। तो 33 से पहले 3 का मल्टीपल 30, इसके बाद वाला कितना हुआ 36, ये भी कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन को उठाना चाहें तो और भी ले सकते थे। ऑप्शन क्या है कि भैया 3 के मल्टीपल थे लगातार, तो 24 3 27 होते हैं, 33 से तो गलत हो गया। 32 33 34 में 1 का अंतर है, 3 के मल्टीपल नहीं, 3 का सिर्फ ये मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल सिर्फ ये है जो लगातार है, 30 33 और 36। तो आपको बिना देखे सवाल का आंसर देने की भी आवश्यकता थी, आप इसको इजीली ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है, बढ़िया। सवाल थोड़े से भारी से हो जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। चलो क्वेश्चन है, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह इस किताब को 2 से ही 1/3 घंटे में पढ़ के सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। सीमा रीड्स ऑफ द बुक दैट इज 1/5 part of the book in an hour. If she falls asleep after reading the books for 2/3 hours, then what part of the book is left to be read? ऑप्शन हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में गलत लिखे हैं थोड़े से। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से ही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो क्या पाठ पढ़ेगा वो आपको बताना। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। दीजिएगा जवाब तेजी के साथ। ओके, तो जवाब का इंतजार है सभी मुल्कों की पुलिस को। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 17वां प्रश्न देखो, समझो। 1 घंटे में किताब कितनी पढ़ी, 1/5। समझते रहे ना, अगर वो 1 घंटे में 1/5 भरती तो उसने 2 से ही 1/3 3 दूनी 6 7/3 घंटे किताब पढ़ी। तो जब वो 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी। देखो 2 3 6 7/3 हो गया ना, तो आपने कहा 7/15 भाग पढ़ेगी। तो उसने किताब का 7/15 भाग पढ़ लिया। तो कितना भाग शेष बचा है, पूरी किताब में से उसने 7/15 भाग पढ़ लिया, तो कितना बचा शेष, 8/15। इसका आंसर देने में भी इतना टाइम लगेगा। हाँ जी, क्या इसका आंसर देने में भी इतना टाइम लगेगा आप लोगों को। मुझे तो उम्मीद है ज़्यादा मिलना चाहिए आंसर। आप बताइए, क्या इसका जवाब देने में इतना टाइम लगना चाहिए था। आपने कहा नहीं, आंसर कितना आसान है, 8/15। और आप सवाल को समझ कर नहीं रहे हैं, तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आज कहाँ सब नींद में तो नहीं है, क्या सिर्फ मैं ही जगा हूँ। जाग जाओ सब लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर आप जागोगे नहीं तो सवाल कैसे होंगे। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल लेते हैं, सवाल का मतलब समझते हैं क्या मिलता है इसका जवाब।
वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? The first day of the year 2003 was Wednesday. What should have been the last day of the year 2005? वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा, ये आपको बताना है। और ये मैंने कैलेंडर आपको पढ़ाया है, मैंने कैलेंडर आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, समझते हैं। आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस दिन प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसी दिन खत्म होता है, ठीक है ना। जिस दिन शुरू होता है उस दिन खत्म होता है, याद रहेगा। तो जिस दिन वो स्टार्ट होता है उस दिन खत्म, यानी अगर 2003 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। अगर उसका फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी 2003 को अगर वेंसडे है, तो भाई 31 दिसंबर को भी वेंसडे ही होगा, याद रहेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो 1 जनवरी 2003 को वेंसडे है, तो भाई 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा? आपने कहा वेंसडे से आगे 31 से आगे एक जोड़ दिया, दैट इज थर्सडे। ओके, अब क्या हुआ? उसने बोला 2005 का अंतिम दिन पूछा है। अब जब 2004 का ये है, तो भाई 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? अब समझना, क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है, तो अब उसका अंतिम, उसमें एक दिन और बढ़ गया, तो थर्सडे में 2 दिन और जोड़ दिए, फ्राइडे सैटरडे हो गया, सैटरडे। यानी 1 जनवरी 2005 को जो दिन था वो सैटरडे था। उसने बोला अंतिम दिन कौन सा होगा? तो साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उस दिन खत्म होता है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? दैट इज सैटरडे। तो आपका जवाब थोड़ा सा गलत आया है, राइट ऑप्शन डी। कैसे कर रहे हो? ऐसे कैसे करोगे सवालों को? ऐसे मत करो, ऐसे यूं ना करो सवाल को, गलत हो जाएंगे सवाल। हाँ जी, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो राइट ऑप्शन समझ में आया, शनिवार। किस किस को समझ नहीं आया जल्दी से बता दो, किस किस को समझ नहीं आया इस सवाल? मेरे हिसाब से सवाल समझ में आना चाहिए था, आसान सवाल था, आप इसको आज इजीली हैंडल कर सकते थे। सब लोगों ने गलत जवाब दिया, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। साधारण वर्ष की प्रॉपर्टी होती है जिस दिन शुरू होता है उस दिन खत्म होता है। वहीं जो लीप ईयर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर लीप वर्ष फॉर एग्जाम्पल मंडे को शुरू हुआ, 1 जनवरी को मंडे है, तो उसका जो 31 दिसंबर वाला दिन होगा वो उससे एक ज़्यादा होगा, दैट इज वो ट्यूसडे हो जाएगा। जब आप 1 जनवरी 2004 को उसी ईयर में जाओगे तो एक दिन और बढ़ गया, इसलिए हम सीधा 2 दिन जोड़ देते हैं। तो साधारण वर्ष में सेम डेट पर अगले वर्ष में अगला दिन होता है, और लीप वर्ष में सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर 2 दिन प्लस हो जाते हैं, याद रहेगा। क्लियर है भैया? बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने? साधारण वर्ष में जिस डेट पर कोई दिन दिया है सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट डे हो जाता है, एक दिन जुड़ जाता है। लीप वर्ष में सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर आप 2 दिन ऐड कर देते हैं। और आशीष ने सही दिया है, आशीष डी, बहुत बढ़िया आशीष, आपका जवाब एकदम सही है आशीष। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। वेरी गुड, सवाल अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घबरा रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आता। चलो, संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 में इकाई के स्थान का अंक कौन सा है? 3 की पावर 99 और 3 की पावर 50 में इकाई के स्थान का अंक, फाइंड आउट द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन वैल्यू। इस वैल्यू का आपको बताना है यूनिट प्लेस क्या होगा। ए 0, शिवम ने बहुत तेजी से आंसर दिया है। चलो देखते हैं, मैंने बताया यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। अगर मैं 3 की पावर 99 की बात करता हूं और 3 की पावर, इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 99 मैंने क्या बताया था कि किसी की भी पावर 4 करने पर अगर ऑड नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल करते हो तो उसका यूनिट प्लेस 1 होता है। तो मैंने इसको 4 की पावर में तोड़ लिया, 3 की पावर 4 में तोड़े तो 96, 3 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 48 इंटू 3 टू दी पावर 2, यही तो होगा। अगर मैं बात करूं 12 चौक 48 होते हैं ना,
2 बच गया, यहाँ से देख कितना बच गया, 3 3 9। अब क्या करें, अब समझने की कोशिश करना भैया। यहाँ पर आपने क्या देखा, 3 की पावर 96, ये तो हो गया 1 गुणा 3 की पावर 3 मतलब 3 3 27, माइनस ये हो गया 1 गुणा 3 की पावर 3 9। तो 27 में से अगर 9 घटाएं तो कितना बचेगा, 8। पता नहीं कैसे आज कुछ गड़बड़ लग रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है आज, कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ जी, आज कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, सच में ही हो रहा है। हाँ जी, ये मुझे लग रहा है। आप ऐसे सवालों के जवाब गलत दे रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह के सवालों का, ऐसे सवालों का, हाँ 1 5 6 बिल्कुल बिल्कुल कहा नहीं भाई ना आपने, 0 156, लेकिन इसमें 156 कहीं है नहीं ना, इसलिए तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 27 में से 9 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा। 0 कौन से हिसाब से हो गया, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई सेशन को लाइक वाई भी करते रहा करो, आप सेशन को लाइक भाई करो भाई, अच्छे सवाल हैं तो लाइक तो बनता है कम से कम। चलो एक और सवाल बताओ। संलग्न चित्र में एक रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है। एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें जो एक्स वाई है वो एसी के समांतर है, और त्रिभुज एबीसी को 2 भागों में बांटने में विभाजित करता है, जो ट्राइंगल एबीसी को 2 भागों में विभाजित करता है। तो एक्स और AB का अनुपात क्या है, AX और AB का अनुपात, ये शायद मैंने आपको बताया हुआ है अटैच फिगर में। द लाइन सेगमेंट XY इज द पैरेलल टू द साइड AC ऑफ AB which divides ABC into 2 parts of equal area, then the ratio of AX and AB will be what? देखते हैं जवाब। तो यहाँ पर मुझे जवाब मिलने लगे हैं और कह रहे हैं सर कुछ इस तरह के आंसर हम देंगे ज़रूर, आप बताइए क्या करना है हुजूर। तो सवाल आपके सामने आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपका जवाब मुझे मिलेगा। और क्या मिलेगा, थोड़ा सवाल लेंथी हो सकता है, मैं इस बात में आपकी 2 राय मानना चाहूँगा। ओके, लकी 18 बिल्कुल होगा, लेकिन इसका यूनिट प्लेस तो 8 ही आएगा ना। सही बात है 18 होगा, लेकिन यूनिट प्लेस तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, डी। सबसे पहले आंसर डी मिला है। ओ माय गॉड, चलो समझ लेते हैं सवाल का मीनिंग क्या था, देखेंगे अभी समझते हैं। देखो आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूं, क्योंकि समांतर है तो इसके मध्य बिंदु होते हैं, ये सबको पता है ना, ये सबके बिंदु मध्य बिंदु होते हैं, ये तो सब जानते हैं आप कि अगर हम इसकी बात करें तो ये समांतर कब होगी, ट्राइंगल में AC और XY, उसने बोला ना समांतर है, XY AC के समांतर है, तो XY इज पैरेलल टू AC। और वो कब होता है, वो सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब ये त्रिभुज क्या होते हैं, ये मध्य बिंदु पर बने, ये दोनों मध्य बिंदु हैं। तो आपसे पूछा गया है AX और AB का, AX और AB का अनुपात पूछा गया है, याद रखिएगा। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब तो आप जानते हैं कि जब AX और AB को विभाजित करता है तो AX और AB, तो आप गलत थोड़ा सा कर रहे हैं। देखो वो AX और AB एक अनुपात है, कैसे, क्या ये दोनों बराबर हैं, आपने कहा AX जो है वो AB के बराबर है। AX यहाँ से, AX और XB का नहीं पूछ रहा है, वो AX और AB का पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये लाइन ऐसा नहीं कि उसने ये नहीं बोला कि AB बराबर BC है, अगर ऐसा होता तो फिर हम 1:2 लिख देते, क्योंकि हमें एक कंडीशन नहीं दी गई है कि AB बराबर BC है। ये बराबर या समद्विभाजित थोड़ी लिखा है, समद्विबाहु थोड़ी लिखा है। AB की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, BC की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, पर ये दोनों वाइट पॉइंट हैं। तो उसने बोला यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का अनुपात। तो ये आपने जो आंसर डी लिखा है वो गलत है। अब मैं थोड़ा सा आपको सवाल समझा देता हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको बहुत आने चाहिए। चलो, तो आपने सवाल को समझने का प्रयास किया है, तो समझते हैं सवाल। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल BXY और BAC में, तो देखते हैं BXY, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ BXY, और एक ट्रायंगल मैंने दूसरा ले लिया, वो कौन सा है, BAC। चलो ये 2 ऐसे हो गया ना यहाँ पर ट्रायंगल अलग अलग, तो ये दोनों क्या हैं, ये समकक्ष ट्रायंगल कहलाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इनको आप सर्वांग सम त्रिभुज भी बोलते हैं, याद है ना।
क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज, इनको सर्वांगसम त्रिभुज भी बोला जाता है ना। तो ये सर्वांगसम है, तो जब सर्वांगसम हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि दोनों के, और सर्वांग त्रिभुज में क्या होता है, कोण बराबर होते हैं, तो कोण x बराबर कोण a होगा, BXY बराबर BAC होगा। जितने का कोण ये है उतने का कोण ये भी बनेगा। ये तो जानते हैं ना सर्वांगसम में कौन कौन की प्रॉपर्टी चलती है, क्योंकि समांतर रेखा है। और ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तरीका रेखा काटती है तो जितने का कोण ये बनेगा उतने का कोण ये बनेगा, जितने का ये बनेगा उतने का ये बनेगा। ये याद है ना। तो मैं एक एक चीज डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर्वांगसम हो गए। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं BXY का एरिया निकालूं, BXY का एरिया अगर मैं निकालूं, BXY का क्षेत्रफल को अगर मैं त्रिभुज BAC के क्षेत्रफल से डिवाइड करूं तो क्या है, आपने कहा एरिया दो भागों में बंट सकता है। आपने कहा कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, एक तो ये आगे हो जाता है पता नहीं कैसे बार बार। तो BXY क्या हो जाएगा, आपने कहा सर BX का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर बराबर, ओ ये पेन से दिक्कत कर रहा है कुछ, तो क्या हुआ, आपने कहा BX स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्योंकि XY जो है वो ट्रायंगल ABC को दो भागों में बांटता है। उसने बोला दो भागों में बांटता है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल, अरे आजा भाई, ट्रायंगल BAC का क्षेत्रफल दूसरे वाले के डबल के बराबर होगा, 2 ट्रायंगल BXY के, क्योंकि उसने बोला दो भागों में दो बराबर भागों के क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है ABC को। तो भाई दो, तो ये दो डबल 12 में पार्ट कर दिया यहाँ पर पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब आपको सवाल का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि उसने बोला 1/2 भाग में बांटता है, तो मैं इसको बोल दूं, अगर मैं इसको भेजूं तो ट्राइंगल BAC अपॉन ट्राइंगल BXY, इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, या इसको अपोजिट कर दो तो ये 1/2 आ जाएगा। अब आपको सवाल करना है कि 1/2, अभी मैंने निकाला BX अपॉन AB का होल स्क्वायर, तो कर दूं तो BX का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर बराबर 1/2। हाँ अभी बताता हूं आयुष, BX का स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन बराबर 1/2। अगर मैं इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा, BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 मेरे सामने आ गया। अब 1/√2 आया तो दूसरी भुजा निकाल लो इसमें से, तो 1/√2 किसके बराबर, BX अपॉन AB 1/√2। तो हमने इसका वैल्यू देखा, BX क्या होगा, BX इज इक्वल टू क्या है, AB में से अगर मैं AX निकाल दूं, भाई AB माइनस AX कर दूं, अगर मैं AB में से AX निकाल दूं तो मुझे इसका लेंथ मिल जाएगा ना, जो BX है, भाई BX ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या होगा अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। AB से AB कट गया तो 1 माइनस AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। अब आपने इसको उधर भेज दिया तो यू विल गेट व्हाट, तो भैया AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/√2, इसको कर दें तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2, √2 माइनस 1/√2, हाँ इतना ही होना चाहिए। और जो हमें देगा 2 माइनस 2√2, 2 माइनस, ठीक है, तो 2 माइनस का √2, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 2√2 माइनस 1 होना चाहिए था यहाँ पर, √2 माइनस 1, ये थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है भाई, इसको सही कर लीजिएगा। सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिख गया है, तो बिल्कुल सही है 2 अपॉन, चलो इसको भी देख लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 √2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का √2 अपॉन 2, ओके ठीक है, आ गया, नीचे से परिमेकरण कर दिया तो 2 माइनस का √2 इज टू 2, दैट इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लॉजिकल लगा होगा, थोड़ा सा
खतरा लगा होगा सवालों में, क्योंकि इस तरह के सवाल आपने पढ़े नहीं हैं। इट मे बी पॉसिबल कि इस तरह के सवाल आपने पढ़े नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है अभी आप लोगों, मैंने बता तो दिया, एक बार करिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपके साथ हूँ। इस सवाल को मैं फिर से कल जब क्लास पढ़ाऊंगा इसी सवाल को यहीं से शुरुआत करूंगा। ठीक है आयुष, क्योंकि 5 बज चुके हैं, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी इतना समय नहीं इसको बताएं, तो कल इसी सवाल से यहीं से शुरुआत करेंगे और फिर से इस सवाल को आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अच्छे सवाल लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।